लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन करने के लिए, इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए एक सिंपल सा वर्ड है कि आप इसको इस तरीके डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन प्राइस आर इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड व्हेन प्राइस आर डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। इट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इट इज आल्सो नोन एज अ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन करने के लिए आपको ये सिंबल बहुत काम आने वाला है। जब प्राइस हमारी बढ़ती है तो डिमांड क्या करते हैं, हम कम करते हैं, और जब प्राइस हमारी कम होती है डिमांड क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड होता है। बात करते हैं एजम्पशन के। हमारे एजम्पशन में हमने जो फैक्टर की बात की थी, प्राइस ऑफ द गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, पॉपुलेशन, ये जितने भी फैक्टर थे इनके बारे में बताया गया रिमेन्स कांस्टेंट। इनको याद रखना, ये रूल तभी एप्लीकेबल होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। रिमेन्स द कांस्टेंट, इनके जितने भी फैक्टर हैं वो सब क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो वहां पे ही हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। कौन कौन सा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, ये सब हमारे क्या होने चाहिए, रिमेन्स कांस्टेंट, जितना है एज इट इज उस पर हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो कहते हैं एजम्पशन में हम उन जितने भी फैक्टर्स हैं उनके बारे में लिखना है रिमेनिंग, मतलब हमारे क्या होने चाहिए, रिमेन्स द कांस्टेंट होने चाहिए वो। अब बात करते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल, शेड्यूल मीन्स होता है, इकोनॉमिक्स में शेड्यूल का मतलब बताया गया है किसी भी डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, क्या कहलाता है, हमारा डिमांड शेड्यूल कहलाता है। शेड्यूल का मतलब होता है टेबल फॉर्म, मतलब टेबल फॉर्म में किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करना। फॉर एग्जांपल अब देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा है एक प्राइस है और ये डिमांड है। प्राइस हमारा 10 था, 15 हुआ, फिर 20 हुआ, इस तरीके से हमारा प्राइस हुआ। प्राइस हमारा लगातार कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। और डिमांड की बात करें तो 60 हुआ, फिर हमारा 40 हुआ, फिर हमारा ये 30 हुआ। तो हम देख रहे हैं कि प्राइस हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और डिमांड क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है। तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताया था, जब प्राइस हमारी बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। प्राइस हमारी बढ़ रही है, डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो लॉ ऑफ डिमांड, अगर डिमांड शेड्यूल की बात कहेगा तो आपको कैसे बनाना है, एक चीज आपको प्राइस बढ़ाना होगा तो डिमांड कम करना है, और प्राइस अगर कम करना है आपको तो डिमांड को आपको क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। इस तरीके से हमारा लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन किया जाता है बाय शेड्यूल। तो अब बात, शेड्यूल का मतलब होता है जब भी किसी डेटा को टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। अब बात करते हैं डिमांड कर्व। डिमांड कर्व होता क्या है, जब किसी भी डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में, कर्व मींस होता है ग्राफ, जब भी किसी डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम कर्व कहते हैं या डिमांड कर्व कहते हैं। जैसे अब इसी को हमें अगर डिफाइन करना होगा ग्राफिकल फॉर्म में तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो हमारा ये जो एक्सिस है, ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम हम बनाते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जीरो है। और वाई एक्सिस को हम प्राइस लाइन मानते हैं। वाई एक्सिस हमारा प्राइस डिनोट करता है और एक्स एक्सिस हमारा क्या होता है, क्वांटिटी डिनोट करता है। ये सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों को, सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखना, वाई एक्सिस को हम प्राइस मानेंगे और एक्स एक्सिस को हम क्या मानते हैं, क्वांटिटी या डिमांड कहते हैं। अब इसको हमें डिफाइन करना है बाई, अब टेबल को देखना है और इस तरीके से हमको रिप्रेजेंट करना है। अब प्राइस हमें रखना है 10, प्राइस हमारा ये 10 है, ये हो गया 15, ये हमारा 20, इस तरीके से हम प्राइस को रखेंगे, ये हमारा प्राइस हो गया। डिमांड की बात करें तो हमारा यहाँ पर डिमांड स्टार्ट होता है 10, 20, 30, ये 40 हुआ हमारा, और ये 50 हुआ, और ये 60 भी हुआ। तो डिमांड हमारा मैक्सिमम कितना है, 60 है। अब देखिए इसको डिनोट कैसे करना है, जब प्राइस हमारी क्या हो रही है 10, तो हमने डिमांड कितना किया 60। जब प्राइस हमारा 10 था तो हमने डिमांड कितने की किया, 60 का। तो प्राइस हमारा ये 10 है और डिमांड कितना है, 60। तो ये हमारा पहला डायग्राम इस तरीके से डिनोट होता है। जब प्राइस हमारा 10 था तो हमने कितने कुछ का मतलब डिमांड किया, 60 का किया। सेम अगर प्राइस हमारा 15 है तो हमने कितना डिमांड किया, 40। प्राइस हमारा 15 है और डिमांड हमारा कितना है, 40 है। तो ये हमारा 40 डिमांड हुआ और ये जाके हमारा प्राइस पे इस तरीके से मैच करता है। इस तरीके से मैच किए, यहाँ पर प्राइस हमारा 20 है और हमने डिमांड को कितना किया यहाँ पे 30। प्राइस हमारा इंक्रीज हुआ, कितना हुआ 20, और हमने डिमांड क्या कर देंगे यहाँ पर, कम कर देंगे। तो डिमांड हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और प्राइस बढ़ रही है यहाँ पर। तो देख रहे हैं यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जब प्राइस हमारा इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड हमारी क्या हो रही है, ऑटोमेटिक कम होता चला जा रहा है। तो ये ध्यान देना, इस कर्व को इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा इस तरीके से कर्व डिनोट कर रहे हैं हम, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए ये जो राइटवर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग जो कर्व जाता है, राइटवर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग जाता है,
इसी कर्व को हम डिमांड कर्व कहते हैं। इसी कर्व को क्या बोलते हैं? हम डिमांड कर्व कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई इज डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो आंसर क्या होगा? बिकॉज ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की वजह से हमारा क्या होता है? डिमांड कर्व हमेशा क्या होता है? राइट वर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्योंकि रीजन क्या है? एक चीज हमारा बढ़ेगा, दूसरा हमारा क्या होता है? कम होता है। अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड कम होगा, और प्राइस कम करेंगे तो डिमांड क्या करेगा? बढ़ जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं? डिमांड कर्व को डिफाइन करते हैं। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर आने वाला है और पूछा जरूर जाता है, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले उसकी डेफिनेशन को डिफाइन करना होगा, फिर उसको एजम्पशन बताने होंगे आपको, फिर डिमांड शेड्यूल बताना है आपको, एंड लास्ट वन इज डिमांड कर्व किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह के डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरीके से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो ये हमारा आज का जो क्लास था वो डिमांड क्या होता है, उसके एजम्पशन क्या होते हैं, और हमने देखा इसके फैक्टर क्या होते हैं और लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। आज का जो टॉपिक होने वाला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर हम डिफाइन करें तो ये जो क्लास 12 के सबसे मतलब पूरे इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और इसमें देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कौन कौन से फैक्टर होते हैं, या क्या इसमें क्या क्या मतलब कौन कौन सी हेडिंग होती है जो लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहला हेडिंग होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो प्राइस को क्या करते हैं? चेंज करते हैं, उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखते हैं। इट इज अ मेजरमेंट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज। हम क्या देखते हैं? जब भी किसी भी कमोडिटी में किसी भी डिमांड में चेंजेस आती किस वजह से है? ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस। जब प्राइस में चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी ऑफ डिमांड में क्या होती है? कमी आने लगती है। सेम एज इट इज, अगर हम दूसरे अदर मीनिंग की बात करें, इट रिफर टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांड के मतलब जवाब में जो चेंजेस आती है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, तो उसके में क्या करते हैं? प्राइस में भी क्या होती है? चेंजेस आती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है, उसके जवाब में प्राइस में कितना चेंजेस आएगा, कितना मतलब डिफरेंस देखने को मिलेगा, उसी को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या कहते हैं? उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इलास्टिसिटी जो हमारा डिफाइन करता है, ये दो हेडिंग को डिफाइन करता है। एक होता है इलास्टिक और एक होता है इनइलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है चेंजेस। इलास्टिक का मतलब बताया गया, इलास्टिक का मतलब होता है चेंजेस, इसको हम चेंजेस भी कह सकते हैं। और इनइलास्टिक का मतलब होता है नो चेंजेस। इनइलास्टिक का मतलब होता है नो चेंजेस या कांस्टेंट कहते हैं इसको हम। इनइलास्टिक को हम कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इलास्टिसिटी दो वर्ड को डिफाइन करता है, एक होता है इलास्टिक, दूसरा होता है इनइलास्टिक। जो हमने एक होता है चेंजेस, एक होता है कांस्टेंट। तो जब भी किसी भी क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है तो आपको उसके प्राइस ऑफ द कमोडिटी में क्या होगा? चेंजेस आने को मतलब चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, हम कोई भी सामान खरीदने जब जाएंगे तो देखेंगे अगर डिमांड, जैसे उसके डिमांड में कोई फर्क आता है या प्राइस में उसके हमने देखा डिफरेंट आ गया। जैसे हमने अपना एक माइंड मेकअप लेके जाते हैं, इस प्रोडक्ट को खरीदने जा रहे हैं, इसकी प्राइस 200 रुपए का है। अगर पता चलता है उसका 200 रुपए प्राइस नहीं, उसका 300 रुपए प्राइस हो गया है, तो जितना फैक्टर हम खरीदने गए थे, जितना हम डिमांड खरीदने गए थे, शायद उससे हम कम डिमांड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा प्राइस में क्या हुआ था? चेंज हुआ था। जब प्राइस में चेंज होता है तो ऑफकोर्स जो कंज्यूमर का डिमांड होता है उसमें भी क्या होती है? चेंजेस देखने को मिलती है। इसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अब बात करते हैं इसके मेथड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेथड 3 होते हैं। तो पहला मेथड है यहाँ पर प्रोपोर्शनल, इसको हम परसेंटेज मेथड भी कहते हैं। दूसरा हमारा टोटल एक्सपेंडिचर या आउटले मेथड कहते हैं, और तीसरा हमारा होता है ज्योमेट्रिक या फिर पॉइंट मेथड कहते हैं। याद रखिए, इसके अनदर नाम इसलिए आते हैं और बार बार आ सकते हैं क्योंकि डिफरेंट इसलिए आता है। कभी कभी आप पढ़ के जाते हैं प्रोपोर्शनल और आ जाता है परसेंटेज मेथड, या यूं कहें कि मतलब गंगाधर का नाम ही क्या है? हमारा शक्तिमान है। याद रखना, हर इंसान के क्या होते हैं? एक नाम होता है। घर का नाम चिंटू होता है और मतलब स्कूल में जो होता है मदन लाल है, तो वही जो चिंटू है घर पे वही मदन लाल है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोपोर्शनल मेथड है वही परसेंटेज मेथड है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है वही आउटले मेथड है, और जो ज्योमेट्रिक मेथड है वही पॉइंट मेथड है। तो अगर हम बात करें इसके मेथड की, तो मेथड इसमें 3 होते हैं। एक होता है हमारा प्रोपोर्शनल मेथड, दूसरा होता है टोटल एक्सपेंडिचर, और तीसरा होता है ज्योमेट्रिक मेथड। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो मेथड की बात करें, इसमें 3 होते हैं, तीनों को हमने डिफाइन किया। अब हम बात करने वाले हैं प्रोपोर्शनल मेथड। परसेंटेज मेथड हम बात करने वाले हैं परसेंटेज मेथड में, या प्रोपोर्शनल मेथड हम बात करने वाले हैं। तो प्रोपोर्शनल मेथड का एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है?
प्रोपोर्शनेट चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइसेस। जिस प्रोपोर्शन में हमारा डिमांड चेंज होता है उस प्रोपोर्शन में हमारी प्राइस में कितना चेंजेस आता है, इसको हम परसेंटेज या प्रोपोर्शनल मेथड भी कहते हैं। इसका फार्मूला हमने यहाँ पे बताया है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू मीन्स होता है चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा क्यू मीन्स होता है चेंज इन क्वांटिटी की बात करते हैं, चेंज इन क्वांटिटी। डेल्टा पी की बात करें तो चेंज इन प्राइस, डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन प्राइस। यहां पर पी का मतलब होता है स्टार्टिंग प्राइस, जो भी स्टार्टिंग प्राइस है उसकी बात करते हैं, पी का मतलब स्टार्टिंग प्राइस, और क्यू का मतलब होता है स्टार्टिंग क्वांटिटी, स्टार्टिंग क्वांटिटी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, फार्मूला को पुटअप करते हैं। तो प्रोपोर्शनल मेथड या परसेंटेज मेथड का एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा पी मीन्स होता है चेंज इन प्राइस, पी का मतलब होता है स्टार्टिंग प्राइस और क्यू का मतलब होता है स्टार्टिंग क्वांटिटी। अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि प्राइस हमारा कितना था 10 था, फिर हमने क्वांटिटी डिमांड कितना किया 50। हमने प्राइस क्या किया है, प्राइस को इंक्रीज किया है, तो डिमांड क्या कर देंगे, ऑटोमेटिक क्या करेंगे, हम कम करेंगे, क्योंकि डिमांड का मतलब यही होता है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होता है, ऑटोमेटिक कम होता है उस चीज का। तो अब अगर इसको डिफाइन करना, इसको अगर फार्मूला में उसको पुटअप करें और इसके आंसर किस तरह से ला सकते हैं, तो हम सबसे पहले निकालते हैं डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में चेंज कितना आ रहा है 10 का, तो डेल्टा क्यू हमारा कितना आ गया 10 अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा पी में देख रहे हैं प्राइस का कितना चेंज हुआ है, प्राइस का हमारा चेंजेस हुआ है 1 रुपए का, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 1 लिख दिया यहाँ पर। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी देख लिया आपने, डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी 50 से 40 हुआ, 10 का फर्क हुआ, और यहाँ पे प्राइस हमारा 10 से कितना हुआ 11 हुआ, कितना हुआ हमारा 1 चेंजेस हुआ, इनटू पी अपॉन क्यू, इनटू पी अपॉन मतलब स्टार्टिंग प्राइस कितना हमारा 10 है और स्टार्टिंग क्वांटिटी कितना है बेटा 50 है। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो सॉल्व हमारा इस तरीके से हो जाएगा, 10 ये 0 हमारा डिफाइंड हुआ और 10 अपॉन 5 हुआ, तो आंसर कितना आएगा हमारा 2%। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ई की वैल्यू, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस की हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला। अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस की अगर बात करें बाय परसेंटेज मेथड, इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये फार्मूला है, ये क्वेश्चन आते हैं और इस तरीके हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा रहा पहला मेथड, प्रोपोर्शनल मेथड या परसेंटेज मेथड।